जब वक्त बुरा होता है तो ऊंट पर बैठे हुए बोने व्यक्ति को भी कुत्ता काट लेता है। वैसे तो इस पंक्ति का प्रधानमंत्री से कोई लेना देना नहीं है, बाकी आप अपने हिसाब से देखिए। लेकिन यह भी कहा जा सकता है कि अगर सचिन तेंदुलकर का भी वक्त बुरा हो तो गली में क्रिकेट खेलने वाले लड़के की बॉल पर भी आउट हो सकते हैं। हां, कुछ ऐसा समय प्रधानमंत्री का जरूर चल रहा है। 4 जून के बाद लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आए उसके बाद से हर कोई प्रधानमंत्री पर सवाल खड़े कर रहा है, या यूं कहे कि एक के बाद एक मुसीबत के बादल उनके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। लेकिन आज जो खुलासा मैं करने जा रहा हूं उसमें सवाल सिर्फ प्रधानमंत्री पर नहीं है, बल्कि साथ में चुनाव आयोग पर भी है। और एडीआर की रिपोर्ट ने यह दावा किया कि 538 सीटों पर वोटों की गिनती में घपला हुआ है, घोटाला हुआ है, गड़बड़ी हुई है। नमस्कार, मैं आपके साथ केके राणा, ऑनलाइन न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। अब सोचिए कि पूरे देश में 543 सीटें लोकसभा की और 538 सीटों पर तो घपला ही हो गया है। यानी कि या तो वोट कम गिने गए या फिर जितने वोट पड़े उनसे ज्यादा उन्हें गिन लिया गया है। और इसी को लेकर पूरे देश में हंगामा है। यानी कि विपक्ष जो लगातार चुनाव आयोग पर यह सवाल उठाता रहा कि चुनाव प्रक्रिया में कुछ तो घोटाला है, कुछ तो शक होता है, कुछ तो संदेह है, एडीआर की रिपोर्ट उसी पर पुख्ता करती है कि घपला तो हुआ है। अब सबसे पहले आप एडीआर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा उस वीडियो को सुन लीजिए। In 538 constituencies there is a difference, किसी में कम है, किसी में ज्यादा। तो ये जो बता रहे हैं कि ये 2 पॉसिबिलिटीज हैं, तो इससे लगता है कि 2 पॉसिबिलिटीज इतनी प्रेवलेंट हैं कि 538 पोलिंग स्टेशन में इनमें से हो गई एक। हाँ, 538 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ये 2 में सारी आ गई, तो इसका मतलब ये तो बहुत ज्यादा हो रहा है। दूसरा सवाल हम लोगों का ये है कि आप ये जनरलाइज एक्सप्लेनेशन मत दीजिए कि ये होता है और ये होता है। तो भाई डॉक्टर के पास जाइए कि जी मेरे यहाँ दर्द हो रहा था, अभी 15 दिन पहले ऑपरेशन हुआ है, कि मेरे यहाँ दर्द हो रहा है। डॉक्टर कहेगा सर इसके 4 वजह हैं, इन वजह से हो जाता है। मैं कहता हूँ मुझे 4 में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे क्या हो रहा है वो बताओ। तो हम ये कह रहे हैं कि ये जो 538 कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं, इनमें हर कॉन्स्टिट्यूएंसी का बताइए कि क्यों हुआ ये डिफरेंस। अगर ये 2 ही हैं तो दोनों में से कौन सी अलीपुर द्वार में है, कौन सी चंडीगढ़ में है, कौन सी तमिलनाडु में या फलानी पुडुचेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, वो नहीं बताते। ये भी एक ट्विटर पे एक्सप्लेनेशन दिया गया। ट्विटर को जो आप लोग देखते हैं, मैं भी कभी कभी देखता हूं, उस पर जो चीजें लिखती हैं उन पर विश्वास करना मुश्किल है। तो अगर ये चाहते हैं इलेक्शन कमीशन या यूपी के सीईओ कि हम उनके ट्विटर की पोस्ट को देख के सेटिस्फाई हो जाएं, तो जरा जाती है। तो एडीआर के मुखिया जगदीप छोकर ने यह कहा है कि जब इन अंतर को लेकर हमने सवाल किया चुनाव आयोग से, तो चुनाव आयोग का यह कहना है कि भैया ये 2 संभावनाएं हो सकती हैं, अपने हिसाब से देख लीजिए। जबकि एडीआर का सवाल यह है कि हमें संभावनाएं नहीं चाहिए, किस लोकसभा पर क्या कमी हुई, कहां कौन सी खामी रह गई, सिर्फ उसका जवाब दे दीजिए, जो अभी तक चुनाव आयोग नहीं दे पा रहा है। बल्कि इतना जरूर है कि अपनी खामियों को छिपाने में जरूर लगा है। और खामियां किस तरह से छिपा रहा है, यह अगला जरा प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए, क्योंकि एडीआर की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वतंत्र पत्रकार पूनम भी मौजूद थी और उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। 2019 में जब मैंने ये पहली बार रिपोर्टिंग की थी इस मैटर पे, जहाँ पर डिस्क्रिपेंसी आई थी, उस समय जो डेटा अवेलेबल था ऑनलाइन, जो ईसीआई ने डाला था ऑफिशियली, और उसमें उन्होंने कहा था कि दिस इज द फाइनल वोटर टर्नआउट डेटा, 4 फेजेस का डाला था। तो 4 फेजेस का मैंने मैच करने की, मतलब ऑफ कोर्स टैली किया, तो उसमें से 373 में डेटा मैच नहीं किया, तो उसमें मैंने रिपोर्टिंग भी की थी। द फैक्ट दैट कि उस समय वो जब मैं रिपोर्टिंग की तो उन्होंने डेटा जो विड्रॉ कर लिया वेबसाइट से, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया उस पर। बाद में एडीआर ने ऑफ कोर्स इस पे पीआईएल फाइल किया, तो उनको जो भी कोर्ट में मैटर पेंडिंग है, अगर, क्योंकि मामला सिर्फ 2024 का नहीं है, 2019 का भी है।
तो यूं कह सकते हैं कि तब नरेंद्र मोदी आंकड़े के तौर पर बहुत मजबूत स्थिति में थे। आवाज तब भी उठी थी, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, लेकिन अभी तक पेंडिंग है, यानी कि अभी तक फैसला उस पर हुआ नहीं है। और इसी को लेकर पूनम ने यह कहा कि 4 फेज के जो आंकड़े अपलोड किए गए थे चुनाव आयोग के द्वारा, तो चुनाव आयोग ने यह कहा था कि ये फाइनल आंकड़े हैं, और जब उसमें जांच पड़ताल की गई, मिलान किया गया, तो अंतर बहुत बड़ा था। और जब इस बात को लेकर चुनाव आयोग से कहा गया कि ये तो अंतर आ रहा है और कैसे अंतर है, तो चुनाव आयोग ने स्पष्टीकरण देने की बजाय अपना डेटा ही वेबसाइट से हटा लिया कि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। अब इसके बाद आगे पूनम ने क्या कुछ कहा उसको भी सुन लीजिए। वोट इतना मैटर करता है, इलेक्शन कमीशन खुद कहती है कि इलेक्शंस में वोट मैटर करते, तो आपकी काउंटिंग में जो डिस्क्रिपेंसी आ रही है उसका जवाब कौन देगा? और ये इस पर मैंने वीडियो बनाया, ऑफ कोर्स अनिकेत ने ट्वीट किया, उसका जवाब आया, और इस चीज को हुए भी हफ्तों हो चुके हैं, मतलब 1 महीने से ऊपर हो गए हैं, एंड इलेक्शन कमीशन इज क्वाइट ऑन दैट। क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि दे शुड कम अप विद सम एक्सप्लेनेशन? सेकेंडली, 2019 के इलेक्शंस के बाद वोट्स पोल का डेटा ही उन्होंने अपलोड करना बंद कर दिया, एब्सोल्यूट नंबर्स। सारे जर्नलिस्ट यहाँ पे सबको पता होगा कि कितनी कंट्रोवर्सी, कितना फाइट करना पड़ा वोट्स पोल के एब्सोल्यूट नंबर्स को पब्लिक करने के लिए। इलेक्शन कमीशन को इतनी सारी चिट्ठियां लिखी गई। यानी कि अब सीधा सीधा यह कहना है कि अगर चुनाव आयोग इस बात का दावा करता है और हमारा लोकतंत्र और संविधान इस बात को कहता है कि हर एक वोट कीमती है, तो फिर हर एक वोट गिना जाना कीमती क्यों नहीं है? या इसको चुनाव आयोग इतने हल्के में आखिर कैसे ले सकता है? और पूनम ने भी तो इसी बात को कहा कि ये जो अंतर आ रहा है और आप जो कह रहे हैं कि हर वोट कीमती है, तो फिर इस अंतर को आप महत्वपूर्ण क्यों नहीं मान रहे हैं? इस अंतर पर आप गंभीर क्यों नहीं हैं? आखिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा कि ये जो वोटों की गिनती में जो अंतर हुआ, इसकी जिम्मेदारी किसकी है, ये कौन तय करेगा? यानी कि सोचिए, तमाम सीटें तो ऐसी हैं, आगे आंकड़ा आपको दूंगा, कि तमाम सीटें तो ऐसी हैं जहां वोट जितने पड़े हैं उससे ज्यादा गिन लिए गए, और साथ में कुछ सीटें ऐसी हैं जहां जितने वोट पड़े उनसे कम गिन लिए गए, और कई जगह पर तो जीत का अंतर से भी ज्यादा वोटों को गिन लिया गया। अब आप सोचिए कि आखिर ये संभव कैसे हो सकता है? अब एडीआर ने क्या कुछ आरोप या क्या कुछ सवाल पूछे हैं या किनको लेकर शक जाहिर किया है, वो आपको बताता हूं। अब एडीआर का आरोप है कि मतगणना पर अंतिम और प्रामाणिक डेटा जारी करने से पहले परिणाम घोषित किए गए, यानी कि आपने जो मतगणना हुई उसका आपने आखिरी डेटा नहीं दिया, ना ही उसकी सत्यता को या उसके प्रमाण को कहा कि भैया इतने वोट गिने हैं हमने, लेकिन आपने डायरेक्ट रिजल्ट को घोषित कर दिया। आखिर ऐसा क्यों? दूसरा, उन्होंने कहा कि ईवीएम में डाले गए वोट और गिने गए वोटों में अंतर, कि जितने वोट ईवीएम में डाले गए या तो उससे ज्यादा गिने गए या उससे कम गिने गए। आखिर यह अंतर कैसे है? मतदान प्रतिशत में वृद्धि 2024 के लोकसभा को अगर आप याद करेंगे तो पहले फेज के मतदान 19 अप्रैल को हुए, और उसके 10 से 11 दिन बाद जाकर फाइनल डेटा चुनाव आयोग देता है, और जिसमें कम से कम 5, 6 और 7% तक की वृद्धि देखी गई। अमूमन अभी तक यही देखा गया था कि जो तुरंत का डेटा होता था और उसके बाद जब चुनाव आयोग डेटा देता था फाइनल वाला, तो उसमें 1 या 2% का अंतर होता था, लेकिन इस बार 7-8% तक का अंतर देखा गया। तो आखिर अचानक से ये वृद्धि कैसे हुई? अचानक से ये वोट का परसेंटेज कैसे बढ़ गया? इसको लेकर भी सवाल किया। उसके बाद है कि डाले गए वोटों के आंकड़े संख्या में न देना, यानी कि कितने वोट पड़े हैं इसका आपने परसेंटेज तो दे दिया, लेकिन वोटों का आंकड़ा क्या है यह आपने नहीं बताया। यानी कि आपने यह तो कह दिया कि 65% वोटिंग हुई, लेकिन 65% में वो संख्या कितनी है, कितने करोड़ है, कितने लाख लोगों ने वोट डाला है, यह आपने जारी नहीं किया। इसके बाद है कि डाले गए वोट के आंकड़े जारी करने में अनुचित देरी, कि आपने कितने वोट पड़े हैं इसका डेटा देने में बहुत ज्यादा समय लिया है, और आखिर इस ज्यादा समय के पीछे का कारण क्या है? अंतिम चरण में आंकड़ा सिर्फ प्रतिशत में बताया गया,
और फिर 4 चरण के डेटा को भी हटा लिया गया। यानी कि आप जो अंतिम चरण में आप डेटा देते हैं कि कितने % पोलिंग हुई, वो डेटा आप अंतिम चरण का केवल परसेंटेज में देते हैं। और जब इस पर सवाल पूछा जाता है तो आप जो पहले वाले 4 फेज का डेटा दे रहे थे वो भी आप हटा लेते हैं, यानी कि उसको भी आप प्रतिशत में कर देते हैं। अब यानी कि कुल मिलाकर बात इतनी बनती है कि लगभग 4.5 करोड़ वोटों का घालमेल हुआ है, या यूं कहे कि 4 करोड़ यानी कि 4.5 करोड़ वोटों को इधर उधर किया गया। अब इससे कितनी सीटों पर असर पड़ता है, इसके लिए भी जो डेटा दिया गया, यानी कि 79 सीटों पर इसका असर पड़ा। यह एडीआर की रिपोर्ट में कहा गया कि अगर यह घालमेल नहीं होता, ये 4.5 करोड़ यानी कि घपला तो हर सीट पर है, लेकिन इसका असर 79 सीट पर ज्यादा पड़ता है। यानी कि एनडीए से जुड़ी हुई पार्टी या बीजेपी 79 सीटें ज्यादा जीती है। और आखिर राज्यवार स्थिति अगर हम देखें तो किस राज्य में कितनी सीटों पर असर पड़ा, इसका डेटा आपको देता हूं। कुल 15 राज्य और 79 सीटें, और किस किस राज्य की कितनी सीटों पर असर पड़ा। ओडिशा में 18 सीटें जो एनडीए ने जीती हैं वो इसी घालमेल की वजह से। महाराष्ट्र में 11, यहां तक बताया गया कि जो 9 सीटें बीजेपी ने जीती हैं, इनमें से एक भी सीट नहीं मिलती बीजेपी को अगर यह वोटों का इधर उधर वाला खेल नहीं हुआ होता तो। पश्चिम बंगाल में 10 सीटें, आंध्र प्रदेश में 7 सीटें, कर्नाटक में 6 सीटें, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में 5-5 सीटों पर इसका सीधा सीधा असर रिजल्ट तक पहुंचा है। बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश, तेलंगाना 3-3 सीटों का फर्क, यानी कि 3 सीटें बीजेपी या एनडीए जीत ही नहीं पाता इन राज्यों में अगर ये वाला वोट का इधर उधर वाला खेल नहीं हुआ होता तो। अरुणाचल प्रदेश, केरल और गुजरात की 1 सीट पर ऐसा फर्क है कि जो इधर उधर वाला खेल हुआ, इससे सीधा रिजल्ट पर अंतर पड़ा हार और जीत को लेकर। अगर ये नहीं हुआ होता तो ये सारी सीटें बीजेपी हार जाती। अब इसके बाद 2019 के भी वो आंकड़े आपको दिखाते हैं कि आखिर 2019 के आंकड़ों पर किस तरह से असर पड़ा था। 2019 के लोकसभा चुनाव पर पीटीआई ने एक रिपोर्ट की और पीटीआई ने बताया कि पहले 4 चरण के मतदान का सही संख्या वोटर टर्नआउट ऐप पर मौजूद रही। यानी कि पहले 4 चरण की सही संख्या वोटर टर्नआउट ऐप पर मौजूद थी। अंतिम चरण में आकर प्रतिशत में बताया गया और 4 चरणों के डेटा को फिर बाद में हटा लिया गया जब उनसे यह सवाल पूछा गया तो। और साथ ही जो एडीआर ने 2019 की रिपोर्ट को लेकर कहा, एडीआर ने कहा कि 347 सीटों पर वोटों में गड़बड़ी हुई। 2019 के लोकसभा में भी गड़बड़ी का अंतर 1 से लेकर 10,000 वोटों तक था। 6 सीटों पर तो गड़बड़ी बहुत ज्यादा थी। 6 सीटों पर वोट का अंतर जीत के आंकड़े से भी ज्यादा था। यानी कि जितने वोटों से जीता था उससे ज्यादा का अंतर तो वोटों की गिनती में था। और सबसे महत्वपूर्ण कि सबसे ज्यादा अंतर 7,39,104 वोटों का था। केवल 195 सीट ही ऐसी थी जहां सब कुछ सही लगा। अब आप सोचिए कि कितना बड़ा अंतर है, और अगर यह खेल नहीं हुआ होता तो इसके बाद रिजल्ट के परिणाम क्या होते। 362 सीटों पर जो डाले गए वोट हैं उनमें कितना अंतर रहा और जो वोट ज्यादा गिने गए वो कितने हैं। आप सोचिए कि 362 सीटों पर डाले गए वोट की तुलना में 5,54,598 कम गिने गए। सोचिए कि 5.5 लाख वोट तो गिने ही नहीं गए हैं, और ज्यादा कितने गिने गए। 176 सीटों पर 35,009 वोट ज्यादा गिन लिए गए। यानी कि सोचिए कि आपने और हमने वोट तो डाला लेकिन वो गिना ही नहीं गया, और जो वोट डला नहीं उसको गिन भी लिया गया। अब आप इसके पीछे की कहानी समझ रहे हैं कि अगर ये 79 सीटों पर बीजेपी या एनडीए हार जाता तो ये 79 सीटें किस तरफ जा रही होती। और अगर इन 79 सीटों को आप एनडीए में से हटा दें
और इंडिया गठबंधन की तरफ जोड़ दें तो आंकड़ा क्या बनेगा। इसीलिए यह बात कही गई कि अगर यह घालमेल नहीं हुआ होता तो फिर इंडिया गठबंधन की सरकार बन सकती थी। और ऐसा मैं क्यों कह रहा था कि अब सवाल सिर्फ नरेंद्र मोदी पर उठाया जा रहा है। सोचिए कि यह मामला तो 2019 में भी इसी तरह का था, लेकिन तब इतनी पुरजोर तरीके से आवाज नहीं उठाई गई थी। तब चुनाव आयोग को इस तरह से लगातार सवाल नहीं किया जा रहा था, क्योंकि तब नरेंद्र मोदी मजबूत स्थिति में थे। आज उनसे सीधे सवाल पूछा जा रहा है। यह बात अलग है कि मुख्यधारा की मीडिया में अभी भी ये पूरा डेटा गायब है। कुछ अगर 2-4 वेबसाइट को छोड़ दिया जाए या फिर हमें छोड़ दिया जाए, जो लगातार ये सवाल 2019 में भी पूछ रहे थे और अब 2024 में भी पूछ रहे हैं कि आखिर ये घालमेल कैसे। चुनाव आयोग जो लगातार इस बात को कहता रहा कि वो चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है, वो भी निष्पक्ष तरीके से, तो निष्पक्षता का क्या ये उदाहरण है कि आप 5.5 करोड़ वोट आपने अभी गिने ही नहीं। माफ कीजिएगा, 5.5 लाख वोट आपने गिने ही नहीं और 35,35,000 आपने ज्यादा गिन लिए। और ओवरऑल अगर सारे आंकड़े को देखा जाए तो 4.5 करोड़ वोट या तो ज्यादा हो गए या कम रह गए, यानी कि उसमें से ना तो आधे गिने गए या फिर ज्यादा गिने गए। तो ये जो 4.5 करोड़ 4,65,00,000 का जो आंकड़ा है, ये चौंकाने वाला है। और इसीलिए सवाल लगातार बन रहा है कि क्या ईवीएम को लेकर जो लगातार सवाल, और इस बात को एडीआर ने भी क्लियर किया कि ये जो हमने मैच किए हैं ये सिर्फ ईवीएम के आंकड़े किए हैं, बैलेट पेपर के नहीं किए। तो सवाल ये है कि जो लगातार सवाल ईवीएम पर उठ रहा है, क्या वो सही तो नहीं है कि ईवीएम में भी घपला हो सकता है, ईवीएम के साथ भी छेड़छाड़ की जा सकती है? क्या ये बात सच तो नहीं है? और ये बात सिर्फ यहीं तक नहीं, बीजेपी के ही एक नेता ने एक किताब लिखी कि क्या ईवीएम मशीन हमारे लोकतंत्र के लिए खतरा तो नहीं। और उसमें लालकृष्ण आडवाणी से लेकर अमेरिका के तमाम प्रोफेसर से उसमें लिखित तौर पर बातें की गई और उनके कोट करके बयान लिखे गए, और जिसमें सभी ने यह कहा कि ईवीएम के साथ भी छेड़छाड़ हो सकती है। और यह किताब तब लिखी गई जब 2009 में दूसरी बार कांग्रेस की सरकार बनी। तब बीजेपी ने इसी मुद्दे को उठाया था कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हो सकती है और ईवीएम की वजह से ही कांग्रेस के द्वारा से सरकार बनी है। यानी कि तब उनके लिए ईवीएम की छेड़छाड़ सही थी, और जब खुद जीत रहे हैं तो ईवीएम की छेड़छाड़ गलत है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सवाल है और चुनाव आयोग से सवाल है। तो आखिर ये दोहरे मापदंड क्यों? और ये 4.5 करोड़ जो वोटों की हेराफेरी है, 538 सीटों पर जो वोटों की गिनती में गड़बड़ी है, आखिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर चुनाव आयोग? जिम्मेदारी तो तय करनी पड़ेगी और चुनाव आयोग को इस पर आकर स्पष्टीकरण भी देना होगा। अपनी वेबसाइट से डेटा को हटा लेने से आप अपनी खामियों को नहीं छिपा सकते हैं। मिट्टी में अगर मुंह छिपा ले कोई पक्षी तो इसका मतलब वो नहीं छिप जाता। हाँ, इतना जरूर है कि आपको दिखना बंद हो जाएगा, लेकिन जो रिपोर्ट्स सामने आई हैं, जो रिपोर्ट्स के डेटा सामने आए हैं, उनको आप कैसे छिपाएंगे? इसलिए जवाब आपको देना पड़ेगा। और एडीआर की इस रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं? एडीआर की इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है और क्या आप ईवीएम को भरोसेमंद मानते हैं? और पूरी चुनाव प्रक्रिया को लेकर क्या निष्पक्षता रही, इस बात पर आप सहमत हैं या नहीं हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना